नमस्कार साथियों, एक नई चर्चा के साथ में फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास चर्चा कर रहे हैं हम कक्षा 8 के अध्याय 8 की, और पाठ का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। सरकार द्वारा या राज्यों द्वारा किए गए प्रयास, सामाजिक सुधार हेतु सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। कक्षा 8 के पाठ 8 की बात कर रहे हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई आप वो ऊर्जा दे नहीं रहे हो जो ऊर्जा मुझे चाहिए थी। चैनल को आगे थोड़ा बढ़ाओ लोगों तक, ताकि थोड़ी ऊर्जा आती रहे। चलो शुरू करते हैं हम। देखो, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए वो तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी है भाई, ठीक है ना। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पूरी चीजें बता रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। नई नई लोक कल्याणकारी पहल का मतलब है कि जनता के हित के लिए नई नई योजनाएं सरकार लेके आती है। कोई कुप्रथा है तो उसको समाप्त करने का प्रयास करती है, सुव्यवस्था का पालन करती है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में एक व्यक्ति विशेष को जो अधिकार है उन अधिकारों की पालना यहाँ पर की जा रही है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। आगे देखना, हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति व आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। भूदान आंदोलन, भाई भूदान आंदोलन की जब हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहता है। विनोबा भावे का नाम भी हमने बहुत बार सुना होगा इसमें, तो हम चर्चा इसमें करते हैं। देखो, प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। आजादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था सरकार ने। आजादी के बाद में कानून बनाया, उसके तहत जमींदारी प्रथा जो चली आ रही थी उस प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। किसानों के पास उपजाऊ जमीन नहीं होगी, उपजाऊ जमीन सिर्फ जमींदार जो है वो ही रख रहे थे। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव, तेलंगाना का एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में हो क्या रहा है देखो जरा। 18 अप्रैल 1951 तेलंगाना का एक गांव, विनोबा भावे विशेष रूप से अहम भूमिका इसमें निभा रहे हैं, और गांव का नाम है तिरुचपल्ली। इस गांव में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी भाई। आगे देखो, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान में देने की अपील की थी कि भाई आपके पास में जितनी भी जमीन है ना, उस जमीन का 6वां हिस्सा जो है वो आप दान में दे दो। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन नाम ही क्या है, भूदान आंदोलन, भूमि का दान दो। भूदान आंदोलन, जिनके पास में जमीन नहीं है उनको जमीन मिलेगी, व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, सभी का विकास होगा, आर्थिक सामाजिक सारों का विकास होगा। तो आप विनोबा भावे ने एक जमीन का टुकड़ा जो था वो अपने गांव में दान में दिया था। तिरुचिरापल्ली, 18 अप्रैल 1951 तेलंगाना, ठीक है ना। आगे देखो, पूरे देश में इस आंदोलन को जनता ने समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 भी पारित कर दिया था। ग्राम दान अधिनियम भी पारित हुआ था 1971 का, ठीक है ना। ग्राम दान अधिनियम किससे
प्रेरित होकर के राज्य सरकार ने शुरू किया था। विनोबा भावे से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर ये शुरू किया गया था भाई। ठीक है ना। आगे और चर्चा करें। आजादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ये एक चीज मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, डार्क भी कर रखी है। जो डार्क कर रखी है ना वो इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। राजस्थान की 75% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। देखो, राज्य का आधे से ज्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए एक राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में की थी। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, दो अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, काश्तकारी अधिनियम 1955। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीक आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है। आगे नई लाइन में चलते हैं भैया। अस्पृश्यता उन्मूलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भाई, अस्पृश्यता उन्मूलन क्या कह रहा है? आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, इंपॉर्टेंट बात, महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव व असमानता को दूर करने का प्रयास किया। भाई, जातियों में जो ऊंच नीच की बातें चली आ रही थी, इस ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने कहा था कि ये जातिगत समस्याएं जो चली आ रही है ना, जातियों में आप ऊंच नीच का जो भेदभाव कर रहे हो ना, इस भेदभाव को समाप्त हमें करना चाहिए। तभी तो सामाजिक समरसता उत्पन्न होगी, लोग एक दूसरे से लगाव रखने लगेंगे। हालांकि ये विशेषताएं जो है वो देखो आज भी कई इलाकों में चल रही है, लेकिन लगभग लोग बाग जो तो समझने लग गए। लोगों ने इन सारी विशेषता, सारी ये जो ग्रामीण कुप्रथाएं कह दें इनको, चाहे हम प्राचीन काल की संस्कृति कह दें, जो जिस तरह से चला आ रहा था उसी ढांचे को चलाए रखा। लेकिन आजकल जो है जैसे जैसे लोग बाग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सारी चीजें सामने आ रही है, तो फिर इन ऐसी कुप्रथाओं के दौर को लोग बाग जो है वो दूर कर रहे हैं, काफी हद तक आजकल दूर भी हो रही है। इसी तरह राजस्थान में भी देखो, इसी तरह राजस्थान में भी, ये तो इंडिया लेवल की बात थी सारी की सारी। राजस्थान में भी देखो, स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रयास किया था। आगे, समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई। आर्टिकल 17 है अनुच्छेद 17 है जो छुआछूत एवं अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध की श्रेणी में मानता है। छुआछूत और अस्पृश्यता। आगे देखो, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी लागू किया है। अरे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, छोरो ध्यान से पढ़ लेना। आपके अगर कोई 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, तो उनको भी बता देना, उनके भी तो पाठ साथ साथ में ये होते जाएंगे ना। आगे देखो, राजस्थान सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया है। जो भारत सरकार का नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसको राजस्थान सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को लागू कर दिया।
इसी के तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून, एक मिनट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया है। राजस्थान सरकार ने लागू किया है इन सबको, ठीक है ना। आगे, जिसमें दलित एवं आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं बच्चों आदि के कल्याण के कार्य कर रहा है, ठीक है ना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? शिक्षा, समाज, आर्थिक विकास, SC ST, अन्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं बच्चों आदि के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आगे बात आ गई महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के उत्थान से संबंधित विषय है ये, और इस विषय में हम बात जो करेंगे, देखो क्या बात करने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था? आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालात बता सकते हैं। महिलाओं का अगर उत्थान है तो उस राष्ट्र का उत्थान है, महिलाओं का पतन है तो वो राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं है, वो राष्ट्र आगे नहीं है, ठीक है ना। आगे राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है, फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है भाई। लिंगानुपात राजस्थान का कम, साक्षरता महिलाओं की कम, स्वास्थ्य पर महिलाओं के ध्यान कम दिया जाता था। अब ठीक है, रोजगार आदि के क्षेत्र में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं की स्थिति को सुधारना सरकार की चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देखना, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता 52.10% रही, जो 1951 से मात्र 2.5% ज्यादा थी। 1951 में जो महिला साक्षरता दर थी ना, उससे 2.5% ज्यादा है, उसकी 2.5% थी, ठीक है ना। आगे देखो, महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। आगे, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। एक चीज, राज्य महिला आयोग की। राज्य महिला आयोग राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, एक अध्यक्ष व 3 सदस्य। स्थापना 15 मई 1999 को, और एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आगे देखो, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। देखो, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है।
अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की राज्य सरकार अवसर उपलब्ध करवाती है। धीरे धीरे देखो होता क्या है, महिलाएं जो है वो स्वयं अपने हाथों से या कोई और क्षेत्र से अपने रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध करवाती है, अपने रोजगार को बढ़ावा दिलवाती है। खुद महिला पहले एक शुरू करेगी, फिर बाद में उसके साथ में 2-4 महिलाएं और जुड़ेगी, 5-7 जुड़ेगी, 10 जुड़ेगी, धीरे धीरे अपना एक ग्रुप बनाएगी। उस ग्रुप से हो क्या रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, समाज में महिलाओं की अहमियत बढ़ रही है, महिलाओं का नाम हो रहा है समाज में, ठीक है ना। तो ये राज्य सरकार चाहती है कि ऐसा हो, और जो महिलाएं उत्पाद बना रही है उन उत्पादों की बिक्री भी होनी चाहिए। जो महिलाओं ने बैठे बैठे ग्रुप में अपने कोई उत्पाद बनाए, प्रोडक्ट जो बनाए हैं, उन उत्पादों की भी बिक्री होनी चाहिए। आगे महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 इंपॉर्टेंट बहुत है। महिलाओं को घरेलू हिंसाओं से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह एक अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के सभी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा की सुविधा के रूप अधिकृत किया गया है, ठीक है ना। तो एक ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें है क्या, महिला खुद को सशक्त बना रही है, और इसमें अगर कोई महिला पे अत्याचार हो रहा है तो महिला अपनी शिकायत कर सकती है, ठीक है ना, अधिनियम 2005 के तहत। आगे राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़कर जाने वाली किशोर बालिकाओं के लिए है। देखो, एक ऐसी योजना जिसके तहत लड़कियों को पुनः समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, या उनको शिक्षा दी जा रही है, उनका सामाजिक स्तर सुधारा जा रहा है, उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके तहत 11 से 18 साल की वो लड़कियां हैं जो या तो स्कूल जा रही है या स्कूल छोड़ चुकी है, उन लड़कियों को एक स्किल डेवलपमेंट के तहत या सामाजिक समाज में उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए उनके लिए एक राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जो है सबला जो है वो चलाई है सरकार ने, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 में। ये भी पीछे की योजनाएं जो हम करके गए हैं ना, उन योजनाओं में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई। राजस्थान में बाल लिंगानुपात है ना 888 है, 0 से 6 का, 0 से 6 आयु वर्ग का राजस्थान में लिंगानुपात जो है वो 888 है, बहुत कम है, ठीक है ना। और वैसे लिंगानुपात राजस्थान का हमने देखा 928, तो बहुत कम हो गया भाई। पहले से जो बड़ों का जो लिंगानुपात है ना, 6 वर्ष से ऊपर का जो लिंगानुपात है ना 928, उससे देखो कितना कम हो गया ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई थी। यह महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाना, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण की वृद्धि जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। आगे महिला सशक्तिकरण हेतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान हैं। हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधन हुआ 2005 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 संशोधन 1986 और 2003
6। ठीक है ना, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कानून है। आगे देखो, मतदान की प्रक्रिया। विद्यालय में बाल संवाद हो रहे थे, एक स्कूल था, उसमें बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बाल संवाद हो रहे थे। सभी विद्यार्थी मतपत्र पर लगा निशान लगाकर पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है कि गुरुजी, क्या विधानसभा व लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधि का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका प्रयोग किया जाता है, और जो वोटिंग करवाने का एक बहुत ही शानदार साधन है। पहले क्या हुआ करता था, बैलेट पेपर से। देखो ये जो है ना, ये बैलेट पेपर का चुनाव जो है ना, वो हुआ, निशान लगाता, मतपत्र पर निशान लगाया जाता था, आगे ठप्पा लगाया जाता था, बैलेट पेपर जिसको बोलते थे। अब वो नहीं है, उसमें क्या है, चुनावी में बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ियां हुआ करती थी, उसको समाप्त करके सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो शुरू करवा दी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती है, जीरो हो जाती है गड़बड़ी की संभावना जो है। तो प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। 16 बटन होते हैं एक ईवीएम में, एक ईवीएम जो है ना उसमें 16 बटन होते हैं। अंतिम बटन नोटा विकल्प होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारी शामिल होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदान के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन को वोट डालने के लिए मतदाता केबिन में प्रवेश कराता है, वोट डालता है, ईवीएम का बटन दबाएगा, जिस व्यक्ति को वोट देना होगा उस व्यक्ति को वोट लग जाएगा उसका। बाद में इनका मिलान किया जाता है, जिसके पास में ज़्यादा वोट होते हैं वो व्यक्ति विजयी घोषित कर दिया जाता है। एक होता है वीवीपैट। देखो डायग्राम में दिखाया गया है, और आजकल एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है कि वीवीपैट जो है ना उसमें भी आप जांच कर सकते हैं। देखो यहाँ से कोई एक व्यक्ति को चुनाव में वोट दिया जाएगा, जैसे एक व्यक्ति को कोई को वोट दे दिया, और यहाँ पे ये जो चिन्ह दिखाया गया ना, इस चिन्ह में जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया है ना, उस व्यक्ति का जो निशान है वो आ जाता है। जैसे कमल का फूल निशान है तो कमल का फूल निशान आ जाएगा, बोतल है तो बोतल का निशान आ जाएगा, ठीक है ना, या कोई निर्दलीय का निशान है, सेव है तो सेव आ जाएगा, ठीक है, बाल्टी है तो बाल्टी आ जाएगा, लालटेन है तो लालटेन आ जाएगा, जो भी निशान होता है ना वो निशान इसमें आ जाता है। आगे वीवीपैट क्या है, का पूरा नाम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्ति है, इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है, जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम, चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। यहाँ पे जो पर्ची जो आपने वोट दिया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है भाई। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। आगे सुव्यवस्थित मतदान और निर्वाचक सहभागिता। मतदाता नागरिकों को, निर्वाचकों को निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य, एक सूचित मतदान जिसमें निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान, सूचित मतदान जिसमें जागरूक के साथ साथ मतदान। आगे देखो सूचना का अधिकार अधिनियम क्या कह रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, भाई सूचना का अधिकार अधिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
कभी कभी समाज के विभिन्न वर्ग व सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है और इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की राजसमंद जिले की भीम तहसील में देव डूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों की ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य बना। धीरे धीरे सूचना के अधिकारों का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते लेते राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 बना दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। यह कानून सरकारी स्तर पर जन सहभागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। भाई कहने का मतलब ये है कि आरटीआई जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना, आरटीआई जो है, आरटीआई का कानून भारत सरकार के आधार पर देखें, अधिनियम जो 2005 में बना, ठीक है ना। असली आजादी, व्यक्तियों की असली आजादी जो थी वो यही थी। एक आम जनता की असली आजादी जो थी वो आरटीआई कानून था। आप कोई भी विभाग में जाकर के उस विभाग का पूरा लेखा जोखा मांगने का अधिकार आपके पास में सरकार ने दिया है। आप असली सरकार है, जनता असली सरकार है। ये बात जो है, ये कानून हमें महसूस करवा देता है, आरटीआई कानून हमें ये महसूस करवाता है कि जनता ही असली मालिक है। एक देश का एक साधारण व्यक्ति जो है वो असली मालिक है। ठीक है। आगे, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार। शिक्षा को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम 2009 में बनाया गया। इसी तरह राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। दूसरी बात, बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखा जा सके, इसके लिए भी है। और बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में प्रवेश भी ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई है। प्राइवेट स्कूल जो है ना, उनमें भी 25% सीट जो है वो आरक्षित है ऐसे गरीब बच्चों के लिए। आगे बाल अधिकार आ गया भाई। ये बाल अधिकार 20 नवंबर 1989, कब का है बाल अधिकार? 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। बाल अधिकार समझौता एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार है। ये बाल सुधार अधिकार है, बाल अधिकार है। भारत ने 1992 में इस पर हस्ताक्षर करके अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी कि हम भी आपके साथ में खड़े हुए हैं। आगे चाइल्ड हेल्पलाइन है एक। चाइल्ड हेल्पलाइन ये क्या कह रही है? राज्य में कठिनाई में घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन सेवा 1098 टोल फ्री नंबर संचालित की है। राज्य में बाल संरक्षण की चुनौतियां जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि के उन्मूलन एवं सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। आगे राजस्थान संपर्क पोर्टल सितंबर 2019 में जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने के अभिनव प्रयास जारी किए गए। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। राजस्थान संपर्क.com पे साइट पे जाकर के अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करें, विभाग का नाम दर्ज करें, अपना नाम दर्ज करें और अपनी जो भी शिकायत है वो फोटो या उसका वीडियो बना करके आप उस पर डाल सकते हैं। ठीक है ना। ये राजस्थान संपर्क पोर्टल.com है। पोर्टल पे राजस्थान संपर्क
पोर्टल आप साइट खोलेंगे गूगल क्रोम में जाकर के, वहाँ पे आप अपनी शिकायत जो है वो लिख सकते हैं। आगे साइबर सुरक्षा, यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। आजकल ज़्यादातर लोग साइबर ठगी के शिकार ही होते हैं। साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों के पास में कोई विशेष प्रकार का कॉल आता है, कोई मैसेज आता है जिस पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट खाली हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर साइबर ठगी का शिकार आजकल पैसों के मामले में ही हो रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास में एक OTP आएगा, फलाना आएगा, ढिमका आएगा, और लोग ठगी के शिकार बड़े लेवल पर हो जाया करते हैं भाई, ठीक है ना। साइबर सुरक्षा देखो, रैंसमवेयर यह एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों को कंप्यूटर और सिस्टम पर हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है, तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। दूसरा, मालवेयर क्या है? मालवेयर क्या है देखो, मालवेयर यह कंप्यूटर की किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म या ट्रोजन। आगे साइबर धोखाधड़ी क्या है? इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे उनके निजी डेटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। आगे फिशिंग क्या है? यह एक तरह की ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि की जानकारी। स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग जो है इसमें क्या होता है, इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय या पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करता है। साइबर सुरक्षा कैसे की जाती है भाई? साइबर सुरक्षा, अपने पासवर्ड, ATM पिन गोपनीय रखें, एक नंबर बात। अपने ATM के पासवर्ड या पिन जो होते हैं, या आपने कोई मोबाइल है या आपका कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके पासवर्ड और पिन जो है गोपनीय रखने चाहिए। कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी भी फोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न देवें। ATM व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल बैंक को देवें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आगे देखो, ये आपकी आ गई शब्दावली। नोटा, नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। नोटा का पूरा नाम नन ऑफ द अबो। वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड एबल पेपर ऑडिट ट्रायल। स्विप, सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, स्विप है। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, ये स्विप होता है आपका। तो ये आपका पाठ नंबर था भाई 8। आगे की चर्चा के लिए अपने फिर से नई वीडियो के साथ में हाजिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।